A very, very, very good morning to all of you. So, how are you all? सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं? बढ़िया, बहुत अच्छे. Yes. चलिए, so let's get started. इस सेशन को शुरू करते हैं. आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं? आज के सेशन में हम स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स करने वाले हैं. We will be doing starters and connectors in today's session. सबसे पहले तो समझते हैं कि स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स होते क्या हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, इनको करने की स्ट्रैटेजी क्या होती है, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चंस हैं, क्या क्या डिफरेंस होता है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं सबसे पहले और फिर कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे. तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं. आपके एग्जामिनेशन में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं. एक आते हैं स्टार्टर्स के क्वेश्चंस. ढूंढने का तरीका क्या होता है एक बार समझ लीजिए. स्टार्टर्स के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है. स्टार्टर्स के क्वेश्चंस आपका जो टाइप 1 होता है उसमें आपको स्टार्टर्स के क्वेश्चंस दे रखे होते हैं. आपको एक सेंटेंस दे रखा है ए, एक सेंटेंस आपको दे रखा है बी और आपको ऐसे करके मार्किंग्स होंगी. कुछ दे रखा होगा, फॉर एग्जांपल नेवर द लेस दे रखा होगा और ऐसे करके डॉट दे रखी होगी, ऑल्दो दे रखा होगा और ऐसे करके डॉट दे रखी होगी. इसका मतलब ये किस तरह के क्वेश्चंस हैं आपके, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके स्टार्टर्स के हैं. इसका मतलब है आपको ये वाला जो फ्रेज है, ये फ्रेज केवल और केवल स्टार्टिंग में लगाना है. आप बीच में कहीं भी नहीं लगा सकते हो, आप केवल स्टार्टिंग में लगाओ. कनेक्टर्स में क्या होगा, कनेक्टर्स का टाइप 1 क्वेश्चन होता है कि आपको एक वर्ड दे रखा है. फॉर एग्जाम्पल आपको वर्ड दे रखा है बट. आपको 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं ए बी सी और डी. आपको बताना है कि इन चारों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस बट से कौन कौन से वो सेंटेंसेस हैं जिनको हम बट से कनेक्ट कर सकते हैं. आपको 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं ए बी सी और डी. आपको बताना है कौन कौन से वो सेंटेंसेस हैं जिनको आप बट कनेक्ट कर सकते हो. ऑप्शंस होंगे ओनली ए एंड बी, ऑप्शन होंगे ओनली बी एंड सी, ऑप्शंस होंगे ओनली ए एंड सी. पहला टाइप 1 ये होता है कनेक्टर का कि आपको एक कनेक्टर दे रखा है, आपको सेंटेंसेस दे रखे हैं, आपको बताना है कौन कौन से सेंटेंसेस बट से कनेक्ट हो सकते हैं. इसी कनेक्टर का टाइप 2 होता है. उस टाइप 2 में क्या होता है, आपको सेंटेंसेस दे रखे हैं ए और बी, या आपको सेंटेंसेस दे रखे हैं ए बी और सी और डी. आपको इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है और आपको बताना है कि आप किससे कनेक्ट कर सकते हो. बट से कनेक्ट कर सकते हो, या सो से कनेक्ट कर सकते हो, या सिंस से कनेक्ट कर सकते हो, किन वर्ड से कनेक्ट कर सकते हो. तो ये तीनों टाइप्स क्लियर है. कौन कौन से 3 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं. टाइप 1, टाइप 2 और एक स्टार्टर का टाइप 1. अब सबसे पहले स्टार्टर और कनेक्टर में डिफरेंस क्या होता है. स्टार्टर और कनेक्टर में डिफरेंस ये होता है, कहने से सारे कनेक्टर्स, ये अगर कनेक्टर्स हैं तो ये वाले स्टार्टर्स हैं. कनेक्टर्स को आप कहीं भी लगा सकते हो. आप स्टार्टिंग में भी लगा सकते हो, मिडिल में भी लगा सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड भी लगा सकते हो, राइट हैंड साइड भी लगा सकते हो. कनेक्टर्स को आप कहीं भी लगा सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड भी, राइट हैंड साइड भी, बीच में भी, कहीं भी. लेकिन जो स्टार्टर्स होते हैं आप उनको केवल और केवल स्टार्टिंग में लगाते हो. आप स्टार्टर्स को केवल और केवल स्टार्टिंग में लगाते हो. तो क्या मैं ये कह सकती हूँ ऑल स्टार्टर्स आर कनेक्टर्स. जितने भी स्टार्टर्स होते हैं ऑल स्टार्टर्स आर कनेक्टर्स. सारे के सारे स्टार्टर्स कनेक्टर्स होते हैं, बट ऑल कनेक्टर्स आर नॉट स्टार्टर्स. बट सारे कनेक्टर्स स्टार्टर्स नहीं होते. सबसे अच्छा टॉपिक होता है पूरी इंग्लिश का, सबसे अच्छा टॉपिक. कैटेगरीज के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है. आप चाहते हो कि मैं कैटेगरीज के बारे में पढ़ाऊं या सीधे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें. हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता है. आई थिंक कैटेगरीज के बारे में सभी बच्चों को पता है, और जिन बच्चों को नहीं पता है कैटेगरीज के बारे में, वो हम क्वेश्चन के टाइम पे मैं आपको बताती जाऊंगी कि ये कैटेगरी होती है, ये कैटेगरी होती है. वो कैटेगरी मैं आपको वहां पे बताती जाऊंगी. चलिए, तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस डायरेक्टली. क्वेश्चंस पे आ जाते हैं डायरेक्टली.
चलिए, तो सबसे पहले जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं कनेक्टर्स के। कनेक्टर्स का टाइप 1 सबसे पहले हम करेंगे। इसमें आपको एक वर्ड दिया हुआ है और वर्ड जो आपको दिया हुआ है वो कौन सा दिया हुआ है? आपको वर्ड दिया हुआ है हेंस। हेंस की पहले सबसे पहले मुझे कैटेगरी बताइए। हेंस जो वर्ड है उसकी कैटेगरी क्या होगी? क्या मैं कह सकती हूँ हेंस जो वर्ड है उसकी कैटेगरी है रीजन एंड रिजल्ट कैटेगरी? मतलब हेंस किन दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करेगा? हेंस उन सेंटेंसेस को कनेक्ट करेगा जिसमें रीजन होगा और रिजल्ट होगा। रीजन होगा और रिजल्ट होगा। अब आपको बताना है कि हेंस जो है कौन कौन से दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर सकता है। अब इसमें नया पैटर्न क्या है बच्चे, ध्यान से समझना। आपको सेंटेंस 1 में ही दो सेंटेंसेस दे रखे हैं। ये न्यू पैटर्न का कनेक्टर का क्वेश्चन है। क्या ये नया पैटर्न समझ में आ रहा है? सेंटेंस 1 में ही दो सेंटेंसेस दे रखे हैं, सेंटेंस 2 में ही दो सेंटेंसेस दे रखे हैं, सेंटेंस 3 में ही दो सेंटेंसेस दे रखे हैं। आपको इन दोनों को ज्वाइन करना है, ये बताना कि क्या इन दोनों को ज्वाइन हेंस कर सकता है। चलिए, न्यू पैटर्न कनेक्टर का क्वेश्चन और आपका टाइम शुरू होता है अब। टेल मी द आंसर्स एवरीवन। सभी बच्चे आंसर बताएंगे। अच्छे से पढ़ना फिर आंसर बताना, जल्दी जल्दी मत करना। आंटी मुझे पानी दे दो बॉटल में, है ना? नहीं। चलिए, बहुत सारे बच्चों का पहला श्री गणेश वाला क्वेश्चन ठीक हो चुका है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। द कस्टमर वॉज डिस्प्लीज्ड विद हर मील। कस्टमर को उसकी मील बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, तो शेफ ने इसलिए रिप्लेसमेंट बनाया। कहने से रिजल्ट और रीजन है, ये एक रीजन है जिसका ये रिजल्ट है। तो इन दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हो हेंस से। चलिए, फर्स्ट वाला एकदम सही है, फर्स्ट को हम ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड देखते हैं। द रोल ऑफ चाइना इज सिंपल। आई हैड अ लॉन्ग कन्वर्सेशन अ फ्यू वीक्स अगो विद द चाइनीज प्राइम मिनिस्टर। क्या रीजन और रिजल्ट है क्या ये? क्या ये रीजन और रिजल्ट है? कोई लिंक भी है? चाइना का रोल सिंपल है, मेरी बात हुई थी चाइनीज प्राइम मिनिस्टर से, नहीं हो सकता। चलो, दी अबैंडन किटन्स। अबैंडन का मीनिंग क्या होता है? छोड़ दिए गए। जिनको किटन्स को, जिन कैट के बच्चों को छोड़ दिया गया, वो इतने छोटे थे कि वो कुछ सॉलिड फूड खा ही नहीं सकते थे। इसीलिए हमें उन्हें वी नीडेड टू बॉटल फीड देम। हमें उन्हें बॉटल से दूध पिलाना पड़ा एवरी 2 आवर्स। कहने से ये रीजन है और ये रिजल्ट है। ये रीजन है, ये रिजल्ट है, तो यहाँ पे हेंस लगा सकते हैं। hence can be used here also. So what is the right answer? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। आप 1 को भी कनेक्ट कर सकते हो और आप 3 को भी कनेक्ट कर सकते हो। hence का मतलब क्या होता है? इसलिए, therefore। समझ आया? अगले क्वेश्चन के लिए रेडी? चलिए, अगला सवाल, हाँ मैं चैट ऑफ कर रही हूँ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। हे भगवान, घोर अनर्थ कर दिया, घोर पाप कर दिया आप लोगों ने। हाँ, कनेक्टर का मतलब क्या होता है? बस आपको उन दो सेंटेंस को कनेक्ट करना है कैसे भी।
यही चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे, कनेक्टर का मतलब समझिए, स्टार्टर नहीं है कि पहले वाले को पहले लोगे। कनेक्टर का मतलब क्या होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट करना है, यू ओनली हैव टू कनेक्ट। मतलब पानी दे दे मेरे को। हाँ, आपको सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, इट वॉज नॉट सेफ टू ड्राइव बिकॉज द रोड्स वर कवर्ड इन आइस। कहने से फर्स्ट वाला एकदम सही है। इट वॉज नॉट सेफ टू ड्राइव, सेफ ड्राइव करना सेफ नहीं था क्योंकि रोड्स जो थे वो आइस से कवर्ड थे। चलो, देवर एंग्री, वो गुस्सा थे, क्यों भाई, क्योंकि उनके जो प्लान्स थे वो डिस्कवर हो गए, उनके जो प्लान्स थे वो डिस्कवर हो गए, एकदम सही है। ही फेल्ट अनईजी एंड एम्बेरेस्ड, उसको अच्छा नहीं लगा फिर भी वो बैठा रहा, क्योंकि, क्यों उसे अनईजी क्यों फील हुआ, क्योंकि वो खड़ा नहीं हो पा रहा था और वो वहां से जा नहीं पा रहा था, एकदम सही है। व्हाट इज द राइट आंसर, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5, ऑल 1 2 एंड 3, सारे के सारे आंसर्स एकदम सही है। कैटेगरी कौन सी है, कैटेगरी इज रिजल्ट एंड रीजन कैटेगरी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत हो रहा है, ध्यान से समझना। रिजल्ट एंड रीजन कैटेगरी में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, कहना से बिकॉज आता है, एज आता है, सिंस भी आता है, फॉर भी आता है, देन कहना से हेंस भी आता है, सो भी आता है, दस भी आता है, देयरफॉर भी आता है। अब हमेशा याद रखना, जब भी ये वाले वर्ड्स आएंगे ना बच्चे, इन शब्दों के आगे हमेशा रीजन आएगा, इन शब्दों के आगे हमेशा क्या आएगा, रीजन आएगा। बिकॉज, एज, सिंस, थॉट, इन शब्दों के आगे हमेशा रीजन आएगा, जबकि इन शब्दों के आगे हमेशा रिजल्ट आएगा। इन वर्ड्स में सबसे बड़ा डिफरेंस ही यही होता है कि इन शब्दों के आगे हमेशा रीजन आता है और इन शब्दों के आगे हमेशा रिजल्ट आता है। तो रीजन क्या है, क्योंकि रोड्स आइस में कवर्ड थी, तो बिकॉज के आगे क्या आएगा, रीजन आएगा, बिकॉज द रोड्स वर कवर्ड इन आइस। रीजन क्या है, क्योंकि उनके प्लान्स जो है डिस्कवर हो गए, उनको गुस्सा क्यों आया, क्योंकि उनके प्लान्स डिस्कवर हो गए, ये क्या है, रीजन है। इसका मतलब यहाँ पे बिकॉज के बाद क्या आएगा, ये आएगा। रीजन क्या है, कि वो वहां से जा नहीं पा रहा था, वो वहां से निकल ही नहीं पा रहा था, क्या है ये, रीजन है। इसका मतलब बिकॉज के बाद ये आएगा। समझ आया, डिस्कवर का मतलब होता है पता लग गए लोगों को, उनके जो प्लान्स थे वो पता लग गए लोगों को। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 5, ऑल 1 2 एंड 3 सही आंसर। उनके प्लान्स पता लग गए लोगों को, उन्होंने किसी प्लान को नहीं पता लगाया, उनके प्लान्स लोगों को पता लग गए, इसलिए उनको गुस्सा आया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये नोट कर लिया सभी बच्चों ने जिन्होंने नोट नहीं किया होगा। डन एवरीवन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। बट कौन सी कैटेगरी होती है, बट जो होती है बच्चे वो कॉन्ट्रोडिक्टरी कैटेगरी होती है, दो अलग अलग सेंटेंसेस को कनेक्ट करती है, दो ऑपोजिट सेंटेंसेस जो बिल्कुल अलग अलग हैं उनको कनेक्ट करता है बट। बताओ आंसर क्या होगा।
चलिए लेट्स सी। फ्रेंच, बट से कनेक्ट करना है। फ्रेंच ने उस रीजन को ऑक्यूपाई नहीं किया। रशियंस जो अनइंजर्ड थे, जो स्लाइटली वुंडेड थे, वो उसे बहुत टाइम पहले छोड़ के चले गए। क्या ये दोनों सेंटेंसेस कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को? फ्रेंच ने ऑक्यूपाई नहीं किया, रशियंस वगैरह छोड़ के चले गए, ऑपोजिट तो नहीं है, सेम ही है। मतलब सपोर्ट कर रहे हैं कि फ्रेंच ने भी ऑक्यूपाई नहीं किया और बाकी लोग भी छोड़ के चले गए, तो कहने से ये तो सपोर्ट कैटेगरी है, कॉन्ट्राडिक्टरी कैटेगरी नहीं है। कॉन्ट्राडिक्टरी कैटेगरी नहीं, सपोर्ट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं दोनों एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन को, कि ये भी छोड़ के चले गए और ये भी छोड़ के चले गए। चलो, नहीं हो सकता। ही वॉज रिडिक्यूलस, बहुत गंदा था, बहुत रिडिक्यूलस था, बहुत फुलिश था, बहुत स्टूपिड था, और बहुत हद तक सरकास्टिक था, ताने मारने वाला था। लेकिन फिर भी, इतना ज्यादा खराब होने के बाद भी, लेकिन लोग उसे रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि वो एक आइडिया के पीछे पागल पड़ा हुआ था। यहाँ पे उसके बारे में बुराइयां करी, यहाँ पर उसके बारे में अच्छाई करी। कहने से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे को? क्या मैं कह सकती हूँ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं? यहाँ पे उसकी बुराई करी, यहाँ पे उसकी अच्छाई करी। इसका मतलब भाई सेकंड तो सही है, सेकंड तो सही है, राइट। वो किसी बात पे नहीं माने, फिर भी वो लड़ाई नहीं कर रहे थे। कहने से ये भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, वो लड़ाई भी नहीं कर रहे थे, वो एक दूसरे की बात भी नहीं मान रहे थे। कहने से ये भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। दे hadn't actually agreed on anything but they were no longer quarreling, वो क्वारल नहीं कर रहे थे। तो 2 और 3 एकदम सही हो गए। तो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ओनली 2 एंड 3। 2 और 3 सही है। बच्चे, कवर्ड इन समथिंग होता है, आप आइस में कवर्ड हो, आप आइस के अंदर हो, मतलब कवर्ड इन समथिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज के अंदर हो। कवर्ड बाय समथिंग का मतलब क्या है? वो सिर्फ आपके ऊपर ऊपर है। और कवर्ड इन का मतलब क्या होता है? आप उसके एरिया में हो। इन प्रपोजिशन का भी यूज करते हैं जब हम एरिया की बात करते हैं। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। फर्स्ट में बच्चे होगा मोर ओवर, एडिशन कैटेगरी है क्योंकि। येट का मतलब होता है फिर भी। कहने से ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी कैटेगरी का है। इसकी कैटेगरी कौन सी है? कॉन्ट्रास्ट है, ऑपोजिट सेंटेंसेस को ज्वाइन करेगा। चलिए आंसर बताइए। कॉन्ट्राडिक्टरी कैटेगरी का मतलब क्या हो गया? दो ऑपोजिट स्टेटमेंट्स। चलो देखते हैं। पहले तो वो बड़ा खुश होता था उसकी मॉडेस्टी से, फिर भी वो उसे ट्रबल करती थी। अम्यूज का मतलब क्या है? वो एंटरटेन तो होता था लेकिन परेशान भी होता था। कहने से कॉन्ट्रास्ट है। क्या मैं कह सकती हूँ कॉन्ट्रास्ट है, ऑपोजिट है? चलो, उसके पास कुछ भी नहीं था दुखी होने के लिए, फिर भी वो रोने के लिए तैयार था। उसके पास कुछ भी नहीं था दुखी होने के लिए, फिर भी वो रोने के लिए तैयार था। कहने से कॉन्ट्रास्ट है, सही है। इंसानों को डर नहीं लगना चाहिए किसी भी तरीके से इस चीज से, फिर भी कुछ लोग डर जाते हैं। इंसानों को डर नहीं लगना चाहिए, फिर भी कुछ लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, डर जाते हैं। कहने से फिर से कॉन्ट्रास्ट है, फिर से कॉन्ट्रास्ट है। आंसर क्या हो गया?
बच्चे वीक का मतलब होता है रोना. What is the right answer? The right answer is option number 5. ठीक हो रहे हैं थोड़े थोड़े कनेक्टर्स के क्वेश्चंस. डिफेंसिव का मतलब क्या है? आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो. अम्यूज मीन्स एंटरटेन्ड. बच्चे येट यूज करोगे ना, यहाँ पे येट लिखा हुआ है तो येट और स्टिल दोनों का मीनिंग सेम होता है, लेकिन आप यहाँ पे क्या यूज करोगे? येट यूज करोगे. चलो अगला क्वेश्चन. येट का मीनिंग होता है फिर भी. येट का बच्चे मीनिंग क्या होता है? फिर भी. अच्छे से पढ़ लो. वाइल का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्ट कैटेगरी का, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का है, ऑपोजिट सेंटेंसेस को कनेक्ट करेगा. गलत आंसर मत दे देना. हे प्रभु. क्या किया भाई? देखो मुझे लग रहा था कि बारिश होगी, लेकिन वेदर सनी हो गया. आई थॉट इट वॉज गोइंग टू रेन, वाइल आई थॉट इट वॉज गोइंग टू रेन आफ्टर लंच. जबकि मैंने सोचा कि बारिश होगी, वेदर तो सनी हो गया. सनी. हाँ, वेदर क्या हो गया? सनी हो गया. कोई दिक्कत फर्स्ट वाले में? आई होप नहीं है. दोनों ऑपोजिट स्टेटमेंट्स हैं, कॉन्ट्रास्ट है. हम अपना रास्ता नहीं बना सकते ग्रोथ से की तरफ, प्रोस्पेरिटी की तरफ, जब तक रेगुलेशन ना हो. यहाँ पे रेगुलेशन की इंपॉर्टेंस दी जा रही है, और यहाँ पे बोला गया रेगुलेशन फेल हो गई. रेगुलेशन के बिना वी कैन नॉट मेक आर वे टू ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी. रेगुलेशन के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते. और यहाँ पे लगा हुआ है फेलियर ऑफ रेगुलेशन की वजह से कंडीशंस क्रिएट हो गई, जिससे क्राइसिस पॉसिबल हो गया. कोई लिंक भी लग रहा है दोनों का? यहाँ पे बोल रहे हैं हम आगे की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे बोल रहा है रेगुलेशन थी जो पहले फेल हो गई, जिसकी वजह से क्राइसिस हो गया. यहाँ पे ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी की बात करें, कोई लिंक ही नहीं लग रहा. ऑल्दो फेलियर की बात, रेगुलेशन की बात यहाँ पे भी कर रहे हैं, रेगुलेशन की बात यहाँ पे भी कर रहे हैं, बट कोई कनेक्ट नहीं है दोनों सेंटेंसेस में. देयर इज नो कनेक्ट इन दीज सेंटेंसेस. कोई कनेक्ट नहीं है. कुछ लोग लड़ाई के लिए होंगे, जबकि ज्यादातर लोग हमेशा शांति चाहेंगे. द फ्यू मे बी फॉर वॉर. कुछ लोग लड़ाई करना चाहेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग क्या चाहेंगे? जबकि ज्यादातर लोग क्या चाहेंगे? जबकि वो हमेशा शांति चाहेंगे. दे विल ऑलवेज बी फॉर पीस. तो फर्स्ट सही है, थर्ड सही है. आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3. ओनली फर्स्ट एंड थर्ड आर द राइट आंसर. फर्स्ट और थर्ड दोनों सही आंसर्स हैं. अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चंस? मजा आ रहा है? चलिए, तो ये हमने किए कनेक्टर्स के क्वेश्चंस. अब हम जो अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं वो हैं आपके स्टार्टर्स के क्वेश्चंस. रेडी फॉर स्टार्टर्स एवरीवन? अब स्टार्टर के क्वेश्चन में क्या होता है? स्टार्टर के क्वेश्चन में होता है कि आप क्या करते हो. ये जो फ्रेज आपको दे रखा है ना, ये हमेशा सिर्फ स्टार्टिंग में ही आएगा.
जैसे कनेक्टर में तो आप कहीं भी लगा पा रहे थे, कनेक्टर में तो आप कहीं भी लगा रहे थे, किसी को कहीं भी आप यूज कर पा रहे थे, लेकिन स्टार्टर में आपको क्या यूज करना है, स्टार्टर में आपको हमेशा से स्टार्टिंग में ही यूज करना है। एक बार ट्राई करो, फिर मैं आपको समझाऊंगी। बच्चे देखिए, जो भी स्टूडेंट बहुत बड़े बड़े मैसेजेस भेज रहे हैं कमेंट में, जस्ट इग्नोर हिम। मैं अगर मुझे दोबारा ऐसे कोई बहुत बड़े मैसेजेस मिले तो मैं ब्लॉक कर लूंगी। बट होता क्या है, इतनी तेजी से कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे नहीं दिख पा रहा कोई भी बड़ा मैसेज। हाँ, बट इफ आई एम एबल टू सी, आई विल ब्लॉक दैट पर्सन। आप लोग यहाँ पर फोकस कीजिए, आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर फोकस करेंगे। चलिए, ट्राई इट एवरीवन। पाप कर दिया, फिर से अनर्थ कर दिया, फिर से आपने पाप कर दिया, अनर्थ कर दिया। चलो देखो, हमारा अर्ली डिसीजन एक्सपोजर को कम करने का, इस मार्केट में कैपेसिटी रिड्यूस करके, कॉम्पिटिटिव प्रेशर बढ़ गया कंज्यूमर अनसर्टेनिटी से, इसकी वजह से हमारे मार्जिन पर फिर से प्रेशर बन रहा है। कहने से जो दोनों कैटेगरी है वो कॉन्ट्राडिक्टरी कैटेगरी है। हमने डिसीजन जल्दी ले लिया, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। क्या ये बात समझ में आ रही है? कैटेगरी जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। हमने अर्ली डिसीजन ले लिया, फिर भी हमारे मार्जिन पर प्रेशर आ रहा है। हमने अर्ली डिसीजन ले लिया, फिर भी हमारे मार्जिन पर एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है। क्या कैटेगरी सभी को समझ में आई? कॉन्ट्राडिक्टरी कैटेगरी है। चलो, नॉट विथस्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ। हमारे अर्ली डिसीजन के बावजूद भी, notwithstanding our early decision to mitigate our exposure in the late market by reducing capacity, comma, the continued competitive pressure resulting from consumer uncertainty is putting further pressure on margins. हमारे अर्ली डिसीजन के बावजूद भी ये जो प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ये हमारे मार्जिन पर प्रेशर डाल रहा है। सही है? कहने से फर्स्ट वाला एकदम सही है। चलो सेकंड करते हैं। ऑल दो, हालांकि, क्या ऑल दो इसके साथ लग सकता है? ऑल दो इसके साथ लगना चाहिए था कि ऑल दो वी टुक एन अर्ली डिसीजन टू मिटिगेट आर एक्सपोजर, हमने एक बहुत जल्दी डिसीजन लिया, हालांकि हमारा डिसीजन जल्दी था, ऐसा हुआ। क्या ये बात समझ में आई? ऑल दो इसके साथ नहीं लगेगा, ऑल दो अगर लगता तो इसके साथ लगता। कहने से ये आंसर नहीं हो सकता, ये वाला आंसर नहीं हो सकता। चलो, आर अर्ली डिसीजन टू मिटिगेट आर एक्सपोजर, इसमें तो कोई कनेक्टर ही नहीं लगाया, इसमें तो कुछ लगा ही नहीं, ये तो कुछ है ही नहीं, कोई कॉन्ट्रडिक्शन ही शो नहीं कर रहा, कोई कॉन्ट्रास्ट ही शो नहीं कर रहा, ये तो बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ओनली फर्स्ट। नॉट विथस्टैंडिंग का मतलब होता है इस चीज के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ समथिंग, इस चीज के बावजूद ये काम हुआ, इस चीज के बावजूद ये काम हुआ, इस चीज के बावजूद। तो ऑल दो यहाँ पे लगना चाहिए था, ऑल दो we took an early decision
to mitigate our exposure in the late market by reducing capacity, yet the continued competitive pressure resulting from consumer uncertainty is putting further pressure on margins. इसके साथ although नहीं लगना चाहिए था. इसका मतलब सही आंसर क्या है? The right answer is option number 1. जिन बच्चों ने बिल्कुल भी बेसिक्स नहीं पढ़े हुए हैं स्टार्टर्स के, मुझे लग रहा है उन बच्चों को दिक्कत आ रही होगी. जो बच्चे द हिंदू एडिटोरियल में नहीं आते हैं उन बच्चों को दिक्कत आ रही होगी. तो स्टार्टर्स के सारे बेसिक्स एक बार जरूर पढ़ लेना, और जो मैंने आपको सारी कैटेगरीज बताई हैं, कैसे किस कैटेगरी को यूज करते हैं, वो सारी चीजें, और द हिंदू में रेगुलरली आना स्टार्ट कर दो 3:30 बजे. चलो अगला क्वेश्चन. बच्चे आपको मेरी प्रोफाइल में जाके स्टार्टर्स के कनेक्टर्स की बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी. स्पेशल क्लासेस में भी मिल जाएंगी. स्पेशल क्लासेस मतलब बेसिकली प्रैक्टिस क्लासेस मिलेंगी आपको. अभी जो बैच चल रहा है कंप्लीट कोर्स, उसमें भी बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी. पिछले बैचेस में भी बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी, और अभी जो चलने वाला है उसमें भी आगे क्लासेस आ रही है बेसिक्स. परपेट्रेटर का मतलब क्या होता है? जो गुनहगार होता है, जो कोई गलत काम करता है. द हिंदू 3:30 बजे होगा. आपको इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है. हाँ, आज क्लास है, 3:30 बजे क्लास है. यस, डेफिनेटली है. जोवियल मीन्स जितना अच्छा ये साउंड करे. घोर पापियों. पाप कर दिया. घोर पाप कर दिया. चलो, एक्ट्स ऑफ वायलेंस जो है, कुछ गलत काम जो करते हैं, कंटेम्प्ट जनरेट करते हैं, हेट्रेड जनरेट करते हैं. विक्टिम जो है बहुत, कह सकते हैं, हेट की दृष्टि से देखता है चीजों को. फिर वायलेंट एक्ट्स जो होते हैं उनमें परपेट्रेटर्स में भी सिंपैथी नहीं आती. मतलब वायलेंट एक्ट्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नफरत ही पैदा करते हैं, वो सिंपैथी, दया भावना पैदा नहीं करते हैं. तो कितना भी जोवियल एज इट साउंड्स, कितना भी अच्छा ये साउंड करे कि एक्ट्स ऑफ वायलेंस कंटेम्प्ट एंड हेट्रेड जनरेट करते हैं विक्टिम के लिए, बट वायलेंट एक्ट्स डू नॉट डेवलप सिंपैथी इन दी परपेट्रेटर्स. कितना भी अच्छा साउंड करे कि विक्टिम तो चलो नफरत करता है, लेकिन परपेट्रेटर्स के अंदर भी सिंपैथी नहीं आती है. पैराडॉक्स है एक तरीके का. एकदम से बोला. एक तरीके का क्या है? पैराडॉक्स है. इट इज आयरॉनिक. ये आयरॉनिक है बट सही बात है. इट इज आयरॉनिक बट ट्रू. एकदम सही बात है कि दैट सच acts of violence generate contempt and hatred for the victim. ये आयरॉनिक है बट एकदम सही है कि एक्ट्स ऑफ वायलेंस कंटेम्प्ट और हेट्रेड जनरेट करते हैं विक्टिम के लिए, लेकिन जो वायलेंट एक्ट्स होते हैं वो सिंपैथी भी जनरेट नहीं करते हैं. पैराडॉक्स भी है ये कि एक्ट्स ऑफ वायलेंस कंटेम्प्ट एंड हेट्रेड जनरेट करते हैं बट सिंपैथी जनरेट नहीं करते हैं. ऑल ऑफ देम आर करेक्ट.
ऑल 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, सारे के सारे एकदम सही है। जोवियल वर्ड, ये जो तीनों शब्द है ना बच्चे, जोवियल, आयरनिक एंड पैराडॉक्स, ये तीनों वर्ड्स का मीनिंग सेम है। आयरनिक क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय आयरनी? आयरनी वर्ड का मीनिंग होता है आप ताना मार रहे हो और बोल बहुत अच्छा रहे हो, लेकिन असलियत में आपका मीनिंग कुछ और है। आप बोल बहुत अच्छा रहे हो, सिर्फ सुनाई देने में अच्छा लग रहा है, लेकिन आपका असली मीनिंग कुछ और है। सिर्फ सुनाई देने में अच्छा लग रहा है कि आपका असली मीनिंग कुछ और है। सिर्फ सुनाई देने में अच्छा लग रहा है, लेकिन आपका असली मीनिंग कुछ और है। ये तीनों वर्ड सेम है, ये तीनों वर्ड्स में कोई डिफरेंस नहीं है। इसको हम सरकाजम भी कह सकते हैं, राइट? दे आर सरकाजम, दे आर टॉन्ट। ये क्या है? ये टॉन्ट्स है। पढ़ाई तो आप बहुत ही ज्यादा अच्छी कर लेते हो, तो शब्द तो अच्छे हैं, लेकिन आपको मीनिंग भी, इनर मीनिंग भी समझ में आता है। इसको क्या बोलते हैं? पैराडॉक्स बोलते हैं, आयरनी बोलते हैं, जोवियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। कि मैं कितना भी ऐसा स्टेटमेंट साउंड करे कि वो अच्छा है, लेकिन आपको असलियत पता है कि मेरा अंदर से मीनिंग क्या था। हाँ, तो अब बात आती है, क्या हम बट आगे लगा सकते हैं? डेफिनेटली लगा सकते हैं। स्टार्टर का मतलब ही ये होता है कि सिर्फ स्टार्टिंग इनसे करनी है। आप आगे कुछ भी करो, स्टार्टिंग इनसे होनी चाहिए और ये दोनों सेंटेंसेस कनेक्ट होने चाहिए। स्टार्टिंग इनसे होनी चाहिए और ये दोनों सेंटेंसेस कनेक्ट होनी चाहिए। हाँ, आपके पेरेंट्स, आपके वेल विशर्स बहुत पैराडॉक्स यूज करते होंगे, डेफिनेटली बहुत पैराडॉक्स यूज करते होंगे। चलो आगे, अगला अगला क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। नहीं, होमवर्क कुछ भी नहीं है, आखिरी सवाल है आज का। नो होमवर्क फॉर एनीवन। यही करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। कैटेगरी मुझे बताओ क्या है? कहने से कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी है। एलोकेशन कम हो गया, पैसा कम मिल रहा है एजुकेशन को, लेकिन मैनेज हो गया। पैसा कम मिल रहा है, लेकिन मैनेज हो गया। चलो अब ट्राई करो। आंसर क्या होगा? कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी है तो। रिडक्शन हो गया, पैसा कम मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैनेज कर रहे हैं इनिशिएटिव्स ले लेके। डिस्पाइट अ रिडक्शन, रिडक्शन होने के बावजूद भी एनडीए मैनेज कर रहा है। इसका मतलब भी सेम होता है, बावजूद, रिडक्शन होने के बावजूद भी, नाउ विथ स्टैंडिंग देयर रिडक्शन ऑफ बजटरी एलोकेशन इन रियल टर्म्स फॉर स्कूल एजुकेशन हैज बीन प्रपोज्ड, एनडीए डिड मैनेज, वो मैनेज कर पा रहा है। ऑल्दो रिडक्शन हो चुका है, हालांकि रिडक्शन हो चुका है, फिर भी जो एनपीए है वो मैनेज कर पा रहा है। तीनों ही कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी के वर्ड्स हैं, तीनों ही कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी के वर्ड्स हैं। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। सारे के सारे आंसर्स एकदम सही है। नहीं बच्चे, डिस्पाइट के आगे कभी भी ऑफ नहीं आता, इंस्पाइट के आगे ऑफ आता है। इंस्पाइट के आगे ऑफ आता है। चलिए बच्चे, क्वेश्चंस तो बहुत सारे थे, बट इनको हम आगे की क्लासेस में करेंगे। वी विल बी डूइंग देम इन आर कमिंग क्लासेस, डेफिनेटली। चलिए, तो 20 क्वेश्चंस थे वैसे।
तो अब हम कितने बजे मिलेंगे? नाउ वी विल मीट एट 3:30 PM। 3:30 बजे मिलेंगे हम द हिंदू एडिटोरियल के सेशन के लिए। कल का होमवर्क मैंने आपको, कल जो आपको होमवर्क दिया था, आप लोगों को याद होगा, कल एडिटो डिटेक्शन की क्लास में मैंने आपको 10 क्वेश्चंस का होमवर्क दिया था, याद है? उसके 3 क्वेश्चंस हमने कल के द हिंदू में करे थे। उसके 3 क्वेश्चंस हमने कल के द हिंदू में करे थे। आज के द हिंदू में 3 क्वेश्चंस और करेंगे, और ऐसे ही कल के द हिंदू में 3 क्वेश्चंस और करेंगे। ऐसे कर करके हम उस होमवर्क के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। जितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, या जो बिल्कुल ही हर तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, न्यू पैटर्न टॉप 2000 क्वेश्चन सीरीज का एक एक क्वेश्चन करना चाहते हैं, बेसिक से एडवांस लेवल तक ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, बैंक के एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, बेस्ट से बेस्ट फैकल्टीज से, वो सभी बच्चे आज के आज ही सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। कितने बच्चे वैसे हैं यहाँ पे जो प्लान कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन लेने का? हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर हु आर प्लानिंग टू टेक सब्सक्रिप्शन? चलिए, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे जो प्लान कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन लेने का। अभी तक नहीं लिया है तो ले लीजिए, क्योंकि कल से क्लासेस शुरू हो जाएंगी आपकी, फिर से सुबह 6:30 बजे क्लास होगी। तो अगर अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है, आज के आज ले लो। इस कोड को यूज करना, निमिषा, NIMISHA, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। नए बैच का वेट मत करो, जब तक नए बैच का वेट करोगे ना तब तक बहुत देर हो जाएगी बच्चे। अनअकैडमी में सारे बैचेस साइक्लिकल ऑर्डर में चलते हैं, मतलब आप कल से शुरू करोगे तो आपकी क्लास तब तक होगी जब तक अगले बैच में उस पॉइंट तक आप नहीं पहुंच जाते। समझ पा रहे हो? अगर कल एडजेक्टिव्स होगा तो अगले बैच में आपको एडवर्ब्स तक पढ़ना है, तो साइक्लिकल ऑर्डर में चलती हैं चीजें। तो नया बैच या पुराने बैच से कोई फर्क नहीं पड़ता अनअकैडमी में स्पेसिफिकली। तो जितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है, ले लेंगे और इस कोड को यूज कर लेंगे, निमिषा, 10% डिस्काउंट के लिए। 12 या 24 महीने का लोगे तो सबसे सस्ता पड़ेगा। 1 या 3 महीने का तो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि आप लोग का भी बहुत सारे बच्चों का एक्सपीरियंस होगा कि 1 महीने का लिया था या 3 महीने का लिया था, अब रिन्यू करवाना पड़ रहा है। कितने बच्चों को रिन्यू करवाना पड़ा और रिन्यू करवाते टाइम कॉस्ट ज्यादा लगा? हाँ, तो गो फॉर 12 और 24 मंथ्स। 12 या 24 महीने का एक बार में ही लेना, सबसे सस्ता पड़ेगा, सबसे सस्ता। और इस कोड को यूज कर लेना, निमिषा,